सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है स्नेह स्कूलिंग। आज हम कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों में से प्रश्न क्रमांक 1, 2 व 3 को हल करेंगे। उससे पहले हम इस प्रश्नावली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ लेते हैं। सबसे पहले यदि हम माने a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 दो रैखिक समीकरण हैं, यानी कि रैखिक समीकरण युग्म है। तो यदि हमें इनमें x और y चर राशियों के मान हमें ज्ञात करने हो ग्राफीय विधि से, तो ग्राफीय विधि में यदि हम जिस प्रकार से हमने पिछली प्रश्नावली के सवाल किए थे, x के अलग अलग मानों को रखकर y के अलग अलग मान बनाकर हम एक टेबल बनाते हैं और उसके बाद हम एक ग्राफ खींचते हैं। यदि उस ग्राफ में पहले समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है और दूसरी समीकरण का ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त हो कि वो पहली समीकरण को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, तो उस बिंदु पर इस ग्राफ के आधार पर उस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वही x और y के मान होंगे इन दोनों समीकरणों के लिए। तो इस प्रकार से हम किसी भी ग्राफीय विधि से भी इन दो रैखिक समीकरणों के चर राशियां अर्थात x और y के मान इस प्रकार से ग्राफ बनाकर हम ज्ञात कर सकते हैं। इससे संबंधित प्रश्न 3.2 का पहला प्रश्न है। तो ये थी इस प्रश्नावली से संबंधित पहली महत्वपूर्ण बात। अब दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु ये है इसका कि यदि हमें दो रैखिक समीकरण दी हो a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, यदि हम इनमें x के गुणांकों, y के गुणांकों और अचर राशियों को अनुपात में लिखें, अर्थात इनके अनुपातों की तुलना करें, और तुलना करने पर यदि हमें a1/a2 और b1/b2 की तुलना करने पर यदि ये इन दोनों के अनुपात बराबर ना हो, यानी a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के, तो इसके लिए हम लिखेंगे कि इन समीकरणों के अद्वितीय हल होंगे। समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, अद्वितीय। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो अद्वितीय हल होंगे। और यदि हम इस स्थिति में इन दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचें तो ग्राफ की जो रेखाएं होगी, यानी पहले समीकरण का ग्राफ और दूसरी समीकरण का ग्राफ, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हमें प्राप्त होगी। अर्थात इस स्थिति से हमें दो बातें स्पष्ट पता चलेगी कि यदि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, यानी कि इन दोनों समीकरण निकायों के x और y के गुणांक के अनुपात यदि बराबर नहीं होंगे, तो उस समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होंगे और उनके ग्राफ में हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी। इसके बाद यदि इन्हीं दो समीकरणों के x के गुणांक, y के गुणांक और अचर राशियों की तुलना करें और उनके अनुपातों की तुलना करने पर हमें a1/a2 बराबर प्राप्त हो b1/b2 के, लेकिन वो बराबर नहीं हो c1/c2 के। x के गुणांक और y के गुणांकों के अनुपात बराबर हो परंतु अचर राशियां बराबर नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कोई हल नहीं है। ये बात महत्वपूर्ण है, कोई हल नहीं। तो जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 और बराबर नहीं हो c1/c2 के, तो समीकरण निकाय के कोई हल नहीं होंगे। और ऐसी स्थिति में अगर हम इन समीकरणों का ग्राफ खींचें तो हमें उस ग्राफ में दो रेखाएं जो प्राप्त होगी वो दोनों इस प्रकार से प्राप्त होगी कि एक दूसरे के वो समांतर होगी, अर्थात हमें समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। तो ये दो बातें हमें पता चली कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2 के, तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा और उनके ग्राफ की रेखाएं समांतर हमें प्राप्त होगी। और चौथी महत्वपूर्ण बात है कि यदि हमें दो समीकरण युग्म दिए हों और उनके x के गुणांक, y के गुणांक और अचर राशियों के गुणांकों का अनुपातिक निरूपण करें तो उनके अनुपात सभी आपस में बराबर हों, a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2 के, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल हैं। यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है, अनंततः अनेक हल। और जब अनंततः अनेक हल होंगे तो ऐसी स्थिति में यदि हम इनका ग्राफ खींचें तो हमें एक समीकरण का जो ग्राफ प्राप्त होगा, यानी एक सरल रेखा प्राप्त होगी, दूसरी समीकरण के लिए भी सरल रेखा उसी रेखा के ऊपर हमें प्राप्त होगी। अर्थात यदि हमें एक सरल रेखा प्राप्त हुई है तो दूसरी रेखा उसी के ऊपर प्राप्त होगी। इस प्रकार की रेखाओं को हम बोलते हैं समपाती रेखाएं। तो यदि दो समीकरणों के गुणांकों और अचर राशियों के अनुपातों की तुलना की जाए तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के रूप में यदि वो प्राप्त हो तो समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होंगे और उनके ग्राफ समपाती रेखाएं हमें प्राप्त होगी।
एक और बात, प्रश्न में ये भी पूछा जाता है कि समीकरण युग्म संगत अथवा असंगत कब होंगे। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि यदि हमें कोई समीकरण युग्म के अद्वितीय हल प्राप्त हो रहे हैं या फिर उनकी रेखाएं प्रतिच्छेदीय है तो हम बोलेंगे कि वो समीकरण युग्म या उस समीकरण युग्म की रेखाएं संगत होगी। यदि समीकरण निकाय के कोई हल नहीं हो या समांतर रेखाएं प्राप्त हो रही हो तो हम बोलेंगे कि वो समीकरण युग्म असंगत है या उन समीकरण युग्मों की रेखाएं असंगत है। और तीसरी बात, यदि समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल हो रहे हो या संपाती रेखाएं प्राप्त हो रही हो तब भी वो समीकरण युग्म संगत होंगे या उनकी रेखाएं संगत होगी। तो जब प्रतिच्छेदी रेखाएं हो या संपाती रेखाएं तो हम बोलेंगे वो समीकरण युग्म संगत है, और समांतर रेखाएं हो रही हो तो असंगत है। या फिर अद्वितीय हल और अनंतः अनेक हल हो रहे हो तो हम बोलेंगे वो समीकरण युग्म संगत है और कोई हल नहीं हो रही हो तो असंगत है। तो इस प्रकार से ये कुछ बातें थी जो इस प्रश्नावली के लिए महत्वपूर्ण थी। अब हम इस प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहला प्रश्न। तो प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न ये है कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। हमें दो समस्याएं दी हैं, उन दोनों समस्याओं में हमें समीकरण युग्म बनाने हैं और फिर ग्राफीय विधि से उनके हल ज्ञात करने हैं। तो पहली समस्या हमें दी है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमें जो ज्ञात करना होता है उसे हम मान लेते हैं। तो हमें ज्ञात करना है लड़कों की और लड़कियों की संख्या। तो हम मान लेते हैं कि माना लड़कों की संख्या हम मान लेते हैं x है और लड़कियों की संख्या को हम मान लेते हैं y है। लड़कों की संख्या हमने x मान ली और लड़कों की संख्या हमने y मान ली। तो हमें x और y के मान निकालने हैं। तो इस समस्या में जो हिंट दी है हम उसके आधार पर देखते हैं। प्रश्न में बोला है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, सबसे पहली हिंट तो यही है कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं कुल। तो हम ये लिख सकते हैं कि लड़कों की संख्या और लड़कों की संख्या दोनों को मिलाकर कक्षा 10 की पूरी संख्या मिलेगी जो कि 10 है। यानी कि लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y को जोड़ा जाए, 10 बच्चे कक्षा 10वीं में। ये हमारी पहली समीकरण हो गई, इसे हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब प्रश्न में दूसरी कंडीशन दी है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, ये दूसरी कंडीशन है। तो हम लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। इस बार हमें तुलना करके दी गई है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो इसके लिए हम तुलना करते हैं। एक तरफ हम लड़कों की संख्या को रखते हैं और बराबर का निशान लगा के दूसरी तरफ लड़कियों की संख्या को रखते हैं। हमने लड़कों की संख्या को x माना है और लड़कियों की संख्या को y माना है। प्रश्न में ये बोला गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियां जो है इन लड़कों से 4 ज़्यादा है संख्या में। तो बराबर करने के लिए हमें ये लड़के लिखा है सॉरी, तो बराबर करने के लिए हमें लड़कों की संख्या को 4 अधिक करना होगा। इस प्रकार से ये समीकरण की तुलना होती है। अब ये दोनों मान हमारे पास बराबर आ गए कि लड़कियों की संख्या अगर लड़कों से 4 अधिक है तो लड़कों को 4 बढ़ा दिया। इसे हम सही से जमाएं, यानी कि हम y के मान को इधर रखें और 4 को उधर भेजें। तो हमें मिलेगा x प्लस का y इधर आके माइनस का y हो जाएगा और बराबर प्लस 4 उधर आके माइनस का 4 हो जाएगा। इसे हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखें तो अब हमें इन्हें ग्राफीय विधि से हल करना है। ग्राफीय विधि से हम जानते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं समीकरण 1 से हम y के अलग अलग मानों को रख के x के अलग अलग मान निकालेंगे और एक टेबल बनाएंगे। तो समीकरण 1 हम लिखते हैं पहले तो x प्लस y बराबर 10। इसमें हम y बराबर अपने इच्छानुसार हम संख्या रखें, ऐसी संख्या जो ग्राफ में भी आ जाए। तो y बराबर हम 6 रख के देख लेते हैं। यदि हम y बराबर 6 रखें तो x प्लस 6 बराबर 10, यानी कि x बराबर हो जाएगा 10 प्लस उधर आके माइनस का 6 हो जाएगा, तो x बराबर हमें प्राप्त होगा 4। तो y बराबर 6 रखने पर x बराबर 4 मिला। और इसी प्रकार से अब हम फिर से एक मान और रखते हैं y का। इस बार हम y बराबर 5 रख के देख लेते हैं। y बराबर 5 रखने पर समीकरण 1 देखें तो यहाँ पर x प्लस y के स्थान पर हम 5 रखेंगे बराबर 10, यानी कि x बराबर 10 प्लस 5 उधर आके माइनस 5 हो जाएगा, x बराबर 5। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 x के और 2 y के मान प्राप्त हुए। इसे हम टेबल के रूप में लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ हमने y का मान 6 रखा तो x का मान 4 आया, y का मान 6 रखने पर x का मान 4 आया, फिर y का मान 5 रखने पर x का मान 5 आया। तो यहाँ हमने y के मान रख के x के मान निकाले। आप चाहे तो x के मान रख के y के मान भी निकाल सकते हैं, किसी भी प्रकार से हम कर सकते हैं। तो ये समीकरण 1 के लिए हमने एक टेबल बनाई। अब इसी प्रकार से समीकरण 2 के लिए हम बनाते हैं। तो उसे हम इस साइड हल करते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर -4।
यहाँ पर भी हमें x के अलग अलग मान रख के y लाना है या y के अलग अलग मान रख के x लाना है। मैं इसमें y रख के देख लेता हूँ। y बराबर यदि हम 2 रखें इसमें तो हमें यहाँ पर x माइनस 2 बराबर -4 हो जाएगा। x बराबर -4 उधर है, -2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा। तो x बराबर -4 में +2 को जोड़ेंगे तो घट जाएगा और -2 प्राप्त होगा, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए। इसी प्रकार से y का मान हम रखते हैं 1 रख के देख लेते हैं। यदि y का मान 1 रखेंगे हम इस समीकरण में तो x माइनस 1 बराबर -4 होगा। x माइनस 1 बराबर -4, -1 को उधर भेजेंगे तो -4 + 1 हो जाएगा। x बराबर -4 और 1 जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा और -3 हमें प्राप्त होगा। इसे भी हम एक टेबल के रूप में देखें तो y का मान 2 रखने पर x का मान -2 प्राप्त हुआ। y का मान 2 रखा तो x का मान -2 और y का मान 1 रखा तो x का मान -3 हमें प्राप्त। तो इस प्रकार से इन दोनों समीकरणों के लिए हमारे पास 2 अलग अलग टेबल बन गई है। अब इन टेबल के आधार पर हम इनका ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक ग्राफ उपलब्ध है जिसके x अक्ष और y अक्ष बने हुए हैं। जहाँ दोनों अक्ष मिल रहे हैं वो मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक 0 0 है। यहाँ सारे धनात्मक मान, यहाँ ऋणात्मक मान, y के ऊपर धनात्मक मान और नीचे ऋणात्मक मान हम भर लेते हैं। तो ये हमने इस ग्राफ में सभी संख्याओं को इन अक्षों पर प्रदर्शित कर दिया है। अब हम टेबल के आधार पर इसमें बिंदु अंकित करते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल देखें तो समीकरण 1 के लिए x का मान 4 तो y का मान 6। तो हम देखेंगे ग्राफ में x का मान 4 हमें कहाँ दिख रहा है, ये x अक्ष है और ये हमारा 4 यहाँ बना हुआ है। और इस स्थिति में y का मान 6 है तो ये y है और ये 6 है, दोनों बिंदु मिलेंगे यहाँ पर। इस बिंदु का हम नाम देंगे पहले x का मान फिर y का मान। इसके निर्देशांक होंगे 4,6। इसके बाद हम दूसरा मान देखें तो x का मान 5 और y का मान भी 5। तो ये है x पर 5 और ये y पर 5, ये दोनों मिलेंगे इस बिंदु पर। इस बिंदु के निर्देशांक 5,5। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक सरल रेखा खींच लेते हैं। तो ये एक रेखा हमें प्राप्त हुई है। इस रेखा का नाम समीकरण 1 का जो नाम था वही होगा। तो समीकरण 1 का नाम था x + y बराबर 10। तो हम इस रेखा को भी नाम देंगे x + y बराबर 10। हम इसे यहाँ नाम दे देते हैं x + y बराबर 10। अब दूसरी टेबल, ये दूसरी टेबल है। यहाँ हमें दिख रहा है कि x का मान -2 है तो y का मान +2। x का मान -2 कहाँ है, ये x अक्ष है और यहाँ इसका -2 x का मान है। इस स्थिति में y का मान +2 यहाँ होगा। ये दोनों बिंदु इस जगह पर मिलेंगे। इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे -2 2। इसे हम लिख देंगे -2,2। उसी प्रकार से x का मान -3 तो y का मान 1। ये x अक्ष है, ये इसका -3 है तो ये y का मान 1 यहाँ पर है प्लस का। ये दोनों बिंदु यहाँ पर मिलेंगे। इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे -3,1। तो हमें ये 2 बिंदु प्राप्त हुए। इन दोनों को मिलाते हुए भी हम एक सीधी रेखा खींच देते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये दूसरी रेखा प्राप्त हुई है और इस रेखा का नाम समीकरण 2 के आधार पर होगा। समीकरण 2 थी हमारी x - y बराबर -4। तो इस समीकरण को नाम दे देंगे हम x - y बराबर -4। तो अब देखिए, यहाँ देखिए दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करके इस बिंदु पर मिली और इस बिंदु के निर्देशांक है x के स्थान पर देखिए ये 3 पर है तो इसका x निर्देशांक होगा 3 और y निर्देशांक इसका 7 है। तो इसलिए इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 3,7। तो यहीं से हमारे इस प्रश्न का, इस समस्या का उत्तर बन जाता है। हमने प्रश्न में लड़कों की संख्या को x माना था और लड़कियों की संख्या को y माना था। तो जो x निर्देशांक आया वो तो हुए लड़कों की संख्या और जो y निर्देशांक आया वो हुई लड़कियों की संख्या। यानी लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7। तो हम इस ग्राफ के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर हम आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे। ग्राफ द्वारा स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 3,7 पर प्रतिच्छेद करती है। अतः हमने माना था कि लड़कों की संख्या x है तो लड़कों की संख्या x बराबर, हमें यहाँ इसमें x निर्देशांक प्राप्त हुआ 3 होगी। वह लड़कियों की संख्या हमने y माना था और y का निर्देशांक इसमें 7 है तो y बराबर 7 होगी। ये हमारा उत्तर है। आप एक बार जांच करके देखना चाहें तो देख लीजिए कि सबसे पहले तो लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7, कुल हो गए 10। कुल लड़के और लड़कियों की संख्या मिला के 10। फिर हमसे बोला गया था कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक दिख रही है। लड़के 3 हैं और लड़कियां 7 है जो कि 4 अधिक है।
तो इस प्रकार से हम ग्राफी विधि से किन्हीं दो रैखिक समीकरणों के हल करते हैं। अब इसी प्रकार इसी प्रश्न की दूसरी समस्या है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें सबसे पहले जो ज्ञात करना है उसे हम मानेंगे। माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर हम x रुपये मानते हैं और एक कलम का मूल्य इसे हम y रुपये मान लेते हैं। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में ये बोला है, सबसे पहली कंडीशन दी है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। तो 5 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x होगा, और 7 कलमों का मूल्य, तो एक कलम का मूल्य y रुपये है तो 7 कलमों का मूल्य 7y होगा। तो 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये दिया है, यानी कि यदि हम इन्हें जोड़ें तो हमें 50 रुपये प्राप्त होगा। तो ये हमारी समीकरण 1 बन गई, क्योंकि यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकल पा रहा है या इससे आगे हल नहीं हो पाएगी, इसलिए इसे ही हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। पुनः प्रश्नानुसार या द्वितीय शर्त से हमें दूसरी कंडीशन दी है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये। तो इस बार बोला है 7 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x, और एक कलम का मूल्य y रुपये है तो 5 कलम का मूल्य हो जाएगा 5y। इन दोनों को जोड़ा जाए तो कुल मूल्य दे रखा है प्रश्न में 46 रुपये। ये हुई समीकरण नंबर 2। तो हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गई है। तो जिस प्रकार से हमने पहली समस्या हल की थी उसी प्रकार से हम करेंगे इसे। सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है 5x + 7y = 50। जैसा कि मैंने बोला था, आप किसी के भी मान लेके और किसी दूसरे के मान ला सकते हैं, यानी कि चाहो तो x का मान लो तो y के मान प्राप्त होंगे और y का मान लो तो x के मान प्राप्त होंगे। हम यहाँ पर x के अलग अलग मान लेके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें x = 3 रख के देख लेते हैं। x = 3 रखने तो 5 और x के बीच में गुणे का निशान है तो 5 × 3 + 7y = 50। 5 हो जाएगा 15 + 7y = 50। 15 उधर भेजेंगे तो 7y = 50 + 15 उधर के -15 हो जाएगा। 7y = 50 में से 15 गए तो 35 बचेगा। 7 और y के बीच में गुणा है, 7 को उधर भेजेंगे तो बटे में जाएगा, तो y = 35/7। 7 से 35 को हटाएंगे तो 7 × 5 = 35। y का मान हमें प्राप्त हुआ 5। इसी प्रकार से अब x का मान हम रखते हैं। इस बार हम 10 रख के देखते हैं। x = 10 रखने पर समीकरण में हमें दिख रहा है 5 × x के स्थान पर रखेंगे हम 10 + 7y = 50। 5 × 10 = 50 + 7y = 50। 50 को उधर भेजेंगे तो 7y = 50 - 50। 7y = 50 में 50 गया तो 0। तो y का मान हमें प्राप्त करने के लिए 7 को उधर भेजेंगे तो 7 जो है 0 के बटे में जाएगा, तो उसका मान भी हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ मैंने x के 2 अलग अलग मान लिए, 3 और 10, तो y के मान 5 और 0 प्राप्त हुए। आप अपनी इच्छा से कुछ भी मान ले सकते। तो इन मानों को हम एक टेबल के रूप में दर्शाएंगे। तो हमने x का मान 3 लिया तो y हमें 5 प्राप्त हुआ। तो x का मान 3 लेने पर y 5, और फिर x का मान 10 लेने पर y 0। तो x का मान 10 लेने पर y 0। ये समीकरण 1 के लिए टेबल बन गई। अब हम लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 है 7x + 5y = 46। यहाँ पर हम अब वही x के मान लेने और y के मान लाने। तो यहाँ हम x का मान रख के देखते हैं, 3 रख लेते हैं फिर से। यदि हम इसमें x के स्थान पर 3 रखें तो 7 × 3 + 5y = 46। 7 × 21 + 5y = 46। 5y = 46, 21 उधर भेजेंगे तो -21 हो जाएगा। 5y = 46 में से 21 गया तो बचेगा 25। y = 25 के बटे में 5 आ जाएगा, गुणे में है इसलिए, और 5 × 5 = 25। तो y का मान हमें प्राप्त हुआ 5। दोबारा हम x का मान रख के देखते हैं। इस बार हम 8 रख के देख लेते हैं। 8 रखेंगे तो 7 × 8, x के स्थान पर हम रखेंगे 8 + 5y = 46। 7 × 8 = 56 + 5y = 46। 5y = 46 उधर लिखेंगे और 56 को उधर भेजेंगे तो -56 हो जाएगा। 5y = 56 में से 46 जाएगा तो 10, और बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए -10। y गुणे में है, बटे में भेजेंगे तो -10/5। 5 दूना 10, तो y का मान हमें प्राप्त हुआ -2। अब इन संख्याओं के आधार पर भी हम इसके लिए टेबल बनाते हैं समीकरण 2 के लिए। तो यहाँ हमने x का मान 3 रखा तो y 5 मिला, और x का मान 8 रखा तो y -2 मिला। तो इस प्रकार से हमें ये 2 टेबल प्राप्त हो गई है। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें x और y अक्ष पूरी तरह से तैयार है। अब हम इसमें टेबल के अनुसार मान भर के देखते हैं। यह हमारी पहली टेबल जिसमें हमें x का मान 3 और y का मान 5 लेना है। तो
x का मान +3 है, ये हमारा x अक्ष धनात्मक 3 यहाँ है और y का मान 5 यहाँ है, दोनों बिंदु मिले यहाँ पर। तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 3,5 क्योंकि x का मान 3 और y का मान 5। उसके बाद x का मान 10 और y का मान 0। तो x का मान 10 यहाँ है और y 0 है, इसलिए हमारा बिंदु यहीं पर मिलेगा। इसे हम नाम देंगे, x का मान 10 है तो 10 पहले और फिर y का मान 0 है तो 0। तो ये इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 10,0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक सरल रेखा खींच लेते हैं। तो ये हमने एक सरल रेखा खींच ली। इस सरल रेखा का नाम जो समीकरण 1 है वही होगा। समीकरण 1 है 5x + 7y = 50। तो इस समीकरण का नाम भी होगा 5x + 7y = 50। अब हम दूसरी टेबल के आधार पर बिंदु अंकित करते हैं। तो ये हमारी दूसरी टेबल है। यहाँ x का मान 3 है तो y का मान 5 है। x पर 3 ये है और y पर 5 यहाँ है। तो ये देखिए, ये बिंदु तो पहले से ही मिला हुआ है हमारा। 3 और 5 इस रेखा पर भी आया था और हमारे 3 और 5 इस टेबल के लिए भी आ रहा है, तो वो बिंदु यही है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बार x का मान 8 है तो y का मान -2 है। x का मान 8 हमारा यहाँ है और y का मान -2 यहाँ है। तो 8 और -2 का बिंदु यहाँ मिलेगा हमें। तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे x पर 8 और y पर -2, तो 8, -2। तो हमारा एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये 3, 5 इस दूसरे वाली टेबल के लिए भी। इन दोनों बिंदुओं से मिलाते हुए एक हम सरल रेखा खींच लेंगे। तो ये हमें दूसरी सरल रेखा प्राप्त हुई है। इस सरल रेखा का नाम समीकरण 2 का नाम ही होगा। समीकरण 2 है हमारे पास 7x + 5y = 46। तो इसका नाम हम दे देंगे 7x + 5y = 46। तो इस प्रकार से ये दो सरल रेखाएं जिस बिंदु पर मिल रही है उस बिंदु के निर्देशांक है 3 और 5, यानी कि x का मान 3 है यहाँ पर और y का मान 5 है। तो हमने जो माना था प्रश्न में हमने माना था एक पेंसिल का मूल्य x है, यानी कि यहाँ x का निर्देशन 3 है तो एक पेंसिल का मूल्य 3 होगा और एक कलम का मूल्य y माना था, तो यहाँ एक कलम का मूल्य y का मान यहाँ 5 आ रहा है तो एक कलम का मूल्य 5 होगा। तो हम इसके उत्तर को आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं। ग्राफ द्वारा स्पष्ट होता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 3,5 पर प्रतिच्छेद करती है। अतः हमने एक पेंसिल का मूल्य x माना था, तो यहाँ पर एक पेंसिल का मूल्य, यहाँ पर x का निर्देशांक 3 है इसलिए 3 रुपये, तथा एक कलम का मूल्य, यहाँ हमें एक कलम का मूल्य y माना था और y का निर्देशांक 5 है तो एक कलम का मूल्य 5 रुपये होगा। यही हमारा उत्तर है। तो इस प्रकार से x के मान स्वेच्छा से लेकर y के अलग अलग मान हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मैंने जो मान लिए हैं आप इनसे अलग भी मान लेंगे तो भी ग्राफ जो बनेगा वो उसकी दोनों सरल रेखाएं 3 और 5 पर ही प्रतिच्छेद होगी। तो इस प्रकार से इस पहले प्रश्न की दोनों समस्याएं हमने हल की और ग्राफी विधि से संख्याएं ज्ञात की। अब हम देखते हैं इस प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न। अब इस प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। तो हमारे पास 3 समीकरण युग्म दिए हुए हैं। इन तीनों समीकरण युग्मों को हमें इनके अनुपातों के आधार पर हल करके ये पता लगाना है कि इनमें कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेदीय अर्थात एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या समांतर रेखाएं होती है, या संपाती रेखाएं होती है। तो हमने इस प्रश्नावली की शुरुआत में ही समझा था इस बारे में कि यदि इनके अनुपातों की तुलना करके हम इनमें ये पता करें कि इनके कौन से हल है, अर्थात अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, या अनंत अनेक हल है, तो हम इनकी रेखाएं पता कर सकते हैं। तो हमने इस प्रश्नावली की शुरुआत में ही इस विषय में पढ़ लिया था कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कब प्राप्त होगी, समांतर रेखाएं कब प्राप्त होगी और संपाती रेखाएं कब प्राप्त होगी। तो ये इसका पहली समीकरण युग्मों को देखते हैं। दूसरे के पहले पार्ट की पहली समीकरण है 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। सबसे पहले तो हमें इन दोनों समीकरण युग्मों की तुलना इनके मानक समीकरणों से, यानी कि इनके व्यापक रूप से करनी होगी। तो हम लिखेंगे उपरोक्त समीकरणों की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, यानी कि पहली समीकरण जो है उसकी तुलना हम a1x + b1y + c1 से करें तो यहाँ हमें दिख रहा है a1 का मान यानी कि x का गुणांक 5 है, b1 का मान यानी कि y का गुणांक -4 है, चिन्ह सहित हमें लेना है,
और C1 का मान अचर राशि 8। इसी प्रकार से हम दूसरे समीकरण की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 से करेंगे तो A2 का मान 7 है, B2 का मान y का गुणांक 6 है और C2 का मान अचर राशि -9 है। तो ये हमने इनके गुणांकों को अलग निकाल लिया। अब हम इनके गुणांकों के अनुपात निकालते हैं, यानी कि सबसे पहले हम निकालेंगे A1 बटे A2। A1 बटे A2 का मान हम सबसे पहले निकाल के देखते हैं। A1 का मान है 5 बटे A2 का मान है 7। ये दोनों सहअभाज्य पूर्णांक है, दोनों एक दूसरे से कट नहीं सकती, इसलिए इन्हें यहीं छोड़ देते हैं। दूसरी बार हम निकालते हैं B1 बटे B2। तो B1 का मान है -4 और B2 का मान है 6। ये दोनों 2 से विभाज्य हो रही है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये मिला हमें -2 बटे 3। और इसी प्रकार से C1 बटे C2। C1 का मान है 8 बटे C2 का मान है -9। तो यह माइनस को हम ऊपर लिख सकते हैं। ये दोनों कट तो किसी संख्या से नहीं रही है, लेकिन माइनस को ऊपर लिख के -8 बटे 9 हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें दिख रहा है A1 बटे A2 का मान है 5 बटे 7, B1 बटे B2 का मान है -2 बटे 3 और C1 बटे C2 का मान है -8 बटे 9। तो ये तीनों अनुपात में कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं मिल रहा है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि यहाँ A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, यानी कि अगर तीनों ही मान बराबर नहीं है तो हमें केवल ये दोनों ही लेके हल कर लेना है। A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, तो ये कंडीशन हमने देखी थी कि जब A1 बटे A2 बराबर नहीं होता है B1 बटे B2 के, तो समीकरण निकायों के अद्वितीय हल होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे दी गई समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। तो जब हम जानते हैं जब समीकरण युग्मों का अद्वितीय हल होता है उस स्थिति में रेखाएं प्रतिच्छेदी प्राप्त होती है। प्रश्न में चूंकि बोला गया है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, तो हम ये लिखेंगे कि अतः रेखाओं के युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इस प्रकार से समीकरण, क्योंकि समीकरण निकाय के अद्वितीय हल प्राप्त हुए हैं तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। तो उसी हमने प्रश्न के आधार पर, क्योंकि प्रश्न में ये लिखा है, तो हमने वही लिखा कि अतः रेखाओं के युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब हम देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। इसे भी सेम इसी प्रकार से हल करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उपरोक्त समीकरणों की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। तो जब इन समीकरणों से हम तुलना करेंगे तो हमें A1 यानी समीकरण 1 पहले वाले समीकरण में देखेंगे तो A1 है 9, B1 है y का गुणांक 3 और C1 है अचर राशि 12। इसी प्रकार से A2 यानी कि दूसरी समीकरण में x का गुणांक A2 है 18, B2 हुआ y का गुणांक 6 और C2 हुआ अचर राशि 24। अब हम सबसे पहले इनके गुणांकों का अनुपात निकालेंगे, यानी कि सबसे पहले हम निकालते हैं A1 बटे A2। यहाँ में दिख रहा है A1 का मान 9 है बटे A2 का मान 18। ये दोनों 9 से कट रही संख्या है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो A1 बटे A2 का मान हमें प्राप्त हुआ 1 बटे 2। फिर B1 बटे B2 निकालते हैं। B1 है 3 बटे B2 है 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये भी हमें प्राप्त हुआ 1 बटे 2। और फिर निकालते हैं हम C1 बटे C2। C1 का मान है 12 और C2 का मान है 24, ये भी कट जाएगी, 12 एकम 12, 12 दूना 24, ये भी हमें प्राप्त हुआ 1 बटे 2। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि तीनों अनुपात बराबर है, यानी A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के और बराबर है C1 बटे C2 के। तो हम लिखेंगे यहाँ A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 और वो भी बराबर है C1 बटे C2 के। तो ये कौन सी स्थिति होती है? ये होती है अनंततः अनेक हल की, यानी कि जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो समीकरण निकायों के अनंततः अनेक हल होते हैं। तो हम लिखेंगे चूंकि दी गई समीकरण युग्म के अनंततः अनेक हल हैं, तो जब समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल होते हैं तब रेखाएं संपाती प्राप्त होती है। ये हमने शुरुआत में ही समझा था। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः रेखाओं के युग्म संपाती है। तो अनंततः अनेक हल है, तो अनंत अनेक हल में रेखाएं संपाती होती है। इस प्रकार से दूसरा पार्ट भी हो गया। और इसी आधार पर अब हम तीसरा पार्ट देखते हैं इसका। इसे भी इसी प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे उपरोक्त समीकरणों की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। तो सबसे पहले A1 देखेंगे तो समीकरण 1 में x का गुणांक 6, A2 y का गुणांक -3, सॉरी A2 नहीं, ये B1 है, A1 B1 और C1 अचर राशि 10। उसी प्रकार से A2 दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2, B2 y का गुणांक कुछ नहीं है तो हम 1 मानते हैं तो -1 और C2 अचर राशि 9। यहाँ पर भी हम इनके अनुपातों को निकालते हैं गुणांकों के। A1 बटे A2, A1 हमें दिख रहा है 6 है बटे A2 है 2, 2 से 6 को काटेंगे हम तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो हमें प्राप्त हुआ 3। फिर B1 बटे B2, B1 है -3
और बटे B2 है -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और बटे में एक हम नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका B1 बटे B2 का मान 3 हुआ। और C1 बटे C2, C1 है 10 और C2 है 9, तो ये आपस में नहीं कट रहे। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ A1 बटे A2 और B1 बटे B2 के मान बराबर है, परंतु C1 बटे C2 के मान बराबर नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के और वो बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो ये जो स्थिति है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर नहीं C1 बटे C2, ये कोई हल नहीं की स्थिति है, यानी कि इस स्थिति में समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि दी गई समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, तो जब कोई हल नहीं होता है उस स्थिति में जो रेखाएं होती है वो समांतर रेखाएं में प्राप्त होती है, ये हमने पढ़ा था। तो हम लिखेंगे अतः रेखाओं के युग्म समांतर हैं, यही उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से इन तीनों समीकरण युग्मों के गुणांकों के अनुपातों के बीच में संबंध से हमने ये पता किया कि किस समीकरण युग्म की रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, संपाती है या समांतर है। इस प्रकार से ये प्रश्न ये समाप्त हुआ। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। अब इस प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न है, अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है या असंगत। तो हमें इस प्रश्न के 5 पार्ट दिए हैं और हर पार्ट में 2-2 समीकरण हैं, यानी समीकरण युग्म दिए हैं। हमें इन्हें हल करके संगत अथवा असंगत का पता लगाना। तो ये भी हम इस प्रश्नावली के शुरुआत में समझ चुके हैं कि यदि हमें इन समीकरण युग्मों को हल करने पर इनके हल अद्वितीय या अनंततः अनेक हल प्राप्त होते हैं, तो उनके हल संगत होंगे या वो रैखिक समीकरण युग्म संगत होंगे। और यदि हमें कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है तो हम बोलेंगे कि वह समीकरण युग्म असंगत है। तो समझते हैं इसे। सबसे पहले तीसरे का पहला पार्ट है 3x + 2y = 5 और दूसरी समीकरण दी है 2x - 3y = 7। सबसे पहले चाहे तो इसे हम इसके मानक रूप में लिख सकते हैं। तो या 3x + 2y + 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा, और 2x - 3y और +7 इधर आके -7 हो जाएगा बराबर 0। तो ये मानक रूप में होता है। तो इसकी तुलना इसके व्यापक समीकरण से करते हैं। उपरोक्त समीकरणों की तुलना A1x + B1y + C1 = 0 से तथा A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर पहली समीकरण की तुलना हम इससे करेंगे तो हमें A1 मिलेगा x का गुणांक 3, B1 मिलेगा y का गुणांक 2 और C1 मिलेगा अचर राशि 5 चिन्ह सहित हमें लेना है, जो हमने ये दूसरी बार समीकरण लिखी है। तो अचर राशि -5। फिर A2 दूसरी समीकरण को देखें तो यहाँ x का गुणांक है 2, B2 y का गुणांक -3 और C2 अचर राशि -7। अब हम इसके गुणांकों के अनुपात निकालते हैं। अतः सबसे पहले A1 बटे A2 निकालते हैं। तो A1 का मान 3 है बटे A2 का मान 2, ये दोनों विभाजित नहीं हो रही है, इसे ये छोड़ देते हैं। B1 बटे B2 निकालते हैं। B1 है 2 बटे B2 है -3, तो 3 लिखते हैं और माइनस के साइन को हम ऊपर लिख देते हैं। और इसी प्रकार से C1 बटे C2, C1 है -5 और C2 है -7, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 5 बटे 7। तो इस प्रकार से हमें दिख रहा है कि A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 के मान जो हमें प्राप्त हुए हैं वो तीनों अनुपात आपस में बराबर नहीं है, यानी कि यह अद्वितीय हल है। तो हम यहाँ लिखेंगे स्पष्ट है A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, यानी कि वैसे भी अगर हमें ये दोनों ही अनुपात अगर बराबर शुरुआत में ही बराबर नहीं मिलते हैं तो हम उसे वहीं रोक सकते हैं। C1 बटे C2 निकालने की आवश्यकता नहीं है, परंतु निकाल भी लेते हैं तो भी हम इसे यही लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, और ये स्थिति होती है अद्वितीय हल की। तो हम लिखेंगे चूंकि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है अतः ये दोनों समीकरण युग्म संगत हैं। अतः दिया गया समीकरण युग्म संगत है। इसी प्रकार से अब दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में हमें दो समीकरण दी है। सबसे पहले इसके बराबर में 0 कर देते हैं। तो या 2x - 3y -8 बराबर 0 और 4x - 6y + 9 इधर आके -9 बराबर 0। अब हम तुलना करेंगे इसकी। उपरोक्त समीकरणों की तुलना A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर तो हमें A1 प्राप्त होगा पहली समीकरण का x का गुणांक 2, B1 प्राप्त होगा y का गुणांक -3 और C1 प्राप्त होगा अचर राशि -8। उसी प्रकार से A2 प्राप्त होगा दूसरी समीकरण में x का गुणांक 4, B2 प्राप्त होगा y का गुणांक -6 और C2 प्राप्त होगा अचर राशि -9। अतः अब हम के गुणांकों के अनुपात निकालते हैं। A1 बटे A2
A1 का मान है 2 बटे A2 का मान है 4, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी हमें प्राप्त हुआ 1/2। फिर B1 बटे B2, B1 है -3 बटे B2 है -6, माइनस से माइनस कैंसिल और 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो ये भी हमें प्राप्त हुआ 1/2। और इसी प्रकार से C1 बटे C2 निकालेंगे तो C1 है -8 बटे C2 है -9, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और देख रहे हैं 8 और 9 किसी भी संख्या से नहीं कटते हैं, तो ये केवल 8/9 ही रहेगा। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन वो बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो हम यहाँ लिखेंगे स्पष्ट है A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के और बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। ये जो स्थिति होती है, ये स्थिति होती है कोई हल नहीं की, यानी इस स्थिति में समीकरण निकायों का कोई हल नहीं होता है। तो हम लिखेंगे समीकरण निकायों का कोई हल नहीं है, अतः तो जब समीकरण निकायों का कोई हल नहीं होता है तो कोई हल नहीं की स्थिति में वो समीकरण युग्म असंगत होते हैं। तो अतः दिया गया समीकरण युग्म असंगत है। तो इसी प्रकार से अब हम तीसरा पार्ट देखते हैं। यहाँ पर भी 7 को और 14 को बराबर के इधर जाते हैं, तो हम लिखेंगे या 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 बराबर 0 और 9x माइनस 10y प्लस 14 इधर आके -14 बराबर 0। अब हम इसकी तुलना करेंगे। उपरोक्त समीकरणों की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर पहली समीकरण में हमें दिख रहा है A1 का मान है 3/2, B1 का मान है 5/3 और C1 का मान है अचर राशि -7। दूसरी समीकरण से तुलना करें तो A2 का मान है यहाँ पर 9, B2 का मान है -10 और C2 का मान है -14। अब हम निकालेंगे A1 बटे A2, तो देखें A1 का मान है 3/2 और फिर बटे का निशान, A2 का मान है 9। ऐसी स्थिति में जब हमारे पास 2 बटे दिए हों तो जो मुख्य हमारे पास जो बटे का निशान होता है उसके ऊपर कोई बटे वाली संख्या है तो हम 9 के बटे में भी 1 मान के इसे जब हम गुणे में लिखेंगे इसके साथ में तो इसके अंश और हर ऊपर नीचे हो जाएंगे, यानी बदल जाएंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं 3/2 गुणे में 9 को गुणे में लाना है तो इसको ये 1/9 के रूप में आएगा। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 हुआ, ऊपर हुआ 1 का गुणा 1 में तो 1/2 का गुणा 3 में 2 तिया 6। तो A1 बटे A2 का मान हमें प्राप्त हुआ 1/6। फिर B1 बटे B2, B1 का मान है 5/3 बटे B2 का मान है -10। यहाँ पर भी हमें ऐसे ही करना है, -10 के बटे में 1 मानेंगे और अब हम इसे गुणे में लिखेंगे तो 5/3 के गुणे में जब -10 आएगा तो वो 1/-10 के रूप में आएगा। तो यहाँ 5 से -10 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, माइनस का साइन ऊपर चला जाएगा, 1 का गुणा 1 में हुआ तो -1 हम लिखेंगे, ये माइनस का साइन ऊपर करके और 3 दूना 6, तो ये हुआ -1/6। और फिर C1 बटे C2, C1 है -7 बटे C2 है -14, माइनस से माइनस करेगा और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी हमें प्राप्त हुआ 1/2। तो यहाँ भी देख पा रहे हैं आप कि A1 बटे A2 1/6 है, B1 बटे B2 -1/6, तो दोनों मिल तो रही नहीं है, बराबर नहीं है। और तीसरी तो ऐसी 1/2 है, तो तीनों ही आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्पष्ट है A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, यानी शुरुआत के दोनों अनुपात बराबर नहीं है। तो बस हम इसे यही लिख देंगे। और ये जो स्थिति होती है ये होती है अद्वितीय हल की। तो हम लिखेंगे चूंकि समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, अतः अद्वितीय हल होता है तो हम जानते हैं अद्वितीय हल में वो समीकरण निकाय या वो समीकरण युग्म संगत होते हैं। तो अतः दिया गया समीकरण युग्म संगत है। तो ये 3 पार्ट हुए इसके। अब हम देखते हैं इसका चौथा पार्ट। तो इस समीकरण का चौथा पार्ट ये है 5x - 3y बराबर 11। सबसे पहले तो इसे हम 11 को बराबर के इधर लेते हैं, तो हम लिखेंगे 5x - 3y - 11 बराबर 0 और यहाँ पर भी -22 को इधर जाएंगे तो -10x प्लस 6y प्लस 22 हो जाएगा बराबर 0। अब हम तुलना करेंगे उपरोक्त समीकरणों की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर पहली समीकरण से हमें A1 का मान प्राप्त हुआ 5, x का गुणांक है, B1 y का गुणांक -3 और C1 अचर राशि -11। उसी प्रकार से दूसरी समीकरण से हमें प्राप्त हुआ A2 x का गुणांक -10, B2 6 और C2 22। अब हम इनके गुणांकों के अनुपात निकालते हैं। तो A1 बटे A2 बराबर A1 का मान है 5 बटे A2 का मान है -10। यहाँ 5 से 10 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और माइनस का साइन ऊपर लिख सकते हैं हम,
तो -1/2। फिर b1/b2 बराबर b1 का मान है -3 b2 का मान है 6, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये भी हमें प्राप्त हुआ -1/2। और c1/c2 -11 है और बटे c2 है 22, 11 से 22 कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूना 22, तो हमें प्राप्त हुआ ये भी -1/2। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ तीनों अनुपातों के मान -1/2 आए, यानी कि तीनों अनुपात बराबर है आपस में। तो हम लिखेंगे स्पष्ट है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर है c1/c2 के। तो ये स्थिति अनंततः अनेक हल की कहलाती है। तो यहाँ लिखेंगे हम, चूंकि समीकरण युग्म के अनंततः अनेक हल है, अतः अनंततः अनेक हल होते हैं। तो हम जानते हैं उस स्थिति में भी जो समीकरण युग्म होते हैं वो संगत होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण युग्म संगत है। उत्तर। अब इसका अंतिम पार्ट देखते हैं, 5वां। इसमें भी हम 8 को और 12 को बराबर के इधर ले आते हैं, तो +8 इधर आके -8 हो जाएगा बराबर 0, और 2x + 3y + 12 इधर आके -12 हो जाएगा बराबर 0। अब हम तुलना करेंगे, उपरोक्त समीकरण की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर। तो पहली समीकरण में हम देखें x का गुणांक a1 4/3, b1 y का गुणांक 2 और c1 अचर राशि -8। फिर दूसरे समीकरण में a2 x का गुणांक 2, b2 y का गुणांक 3 और c2 अचर राशि -12। इसमें हम अब गुणांकों के अनुपात निकालते हैं। a1/a2, a1 का मान है 4/3 बटे a2 का मान है 2। यहाँ 2 को इसके गुणे में लिखने के लिए हमें इसे 1/2 के रूप में लिखना होगा। तो 4/3 गुणित 1/2, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, तो ऊपर 2 एकम 2 बटे नीचे 3 एकम 3। तो a1/a2 का मान प्राप्त हुआ 2/3। फिर b1/b2, b1 का मान है 2 बटे b2 का मान है 3। ये तो वैसे भी कट नहीं रहा है, तो ये b1/b2 का मान यही हुआ। c1/c2, c1 का मान है -8 और c2 का मान है -12। माइनस से माइनस कटेगा, 8 और 12 4 से कटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 थिया 12। तो ये भी हमें प्राप्त हुआ 2/3। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों के मान 2/3 प्राप्त हुए। तो स्पष्ट है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये जो स्थिति है, ये स्थिति कहलाती है अनंततः अनेक हल की। तो हम लिखेंगे, चूंकि समीकरण युग्म के अनंततः अनेक हल है और अनंततः अनेक हल होते हैं तो समीकरण युग्म संगत होते हैं, अतः दिया गया समीकरण युग्म संगत है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न के 5 पार्ट हो जाते हैं। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि संगत हल होते हैं जब अद्वितीय हल और अनंततः अनेक हल होते हैं, और असंगत होंगे जब समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। इसी के साथ हम इस प्रश्नावली के इस भाग 1 को यही समाप्त करते हैं। अब इसके आगे के यानी कि प्रश्न क्रमांक 4, 5, 6 और 7 इन चारों प्रश्नों को हम इसके अगले भाग में हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।